नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अक्षर रोहिला आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है आवर्स क्लासेस। आई होप कि आप सब ठीक होगे, स्वस्थ होगे और घर पर अच्छे से रह रहे होगे। ठीक है बेटा, तो अभी आपने देखा रिसेंटली अभी 6th ईयर का रिज़ल्ट आया है। रिज़ल्ट आने के बाद अभी आवर्स क्लासेस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया जिसमें अपना 45 प्लस सिलेक्शन हुए अपने 55 सीट पर। काफ़ी उत्साह और काफ़ी हमारी उपलब्धि, काफ़ी बड़ी उपलब्धि है ये आवर्स एकेडमी की, जिसे सभी टीम ने अच्छा वर्क किया है, उसी के कारण हमारे 45 प्लस सिलेक्शन हुए हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी आवर्स क्लासेस के टीम को, आवर्स क्लासेस के डायरेक्टर को और सभी स्टाफ और नॉन स्टाफ जो मेंबर उनके साथ जुड़े हैं, जिसने बच्चों के साथ पूरे साल मेहनत की है और उनकी मेहनत का हमारा क्या है परिणाम आया है और काफ़ी अच्छा परिणाम आया। ठीक है, तो बेटा क्या है कि अभी रिज़ल्ट आने के बाद क्या है, कुछ बच्चे तो क्या हो गए, काफ़ी खुश हुए हैं। जिन बच्चों का सिलेक्शन है जाहिर सी बात है वो खुश हुए होंगे, मगर कुछ बच्चे क्या हो गए, थोड़े से निराश हो गए, थोड़े से डिप्रेस हो गए हैं। देखिए बेटा, डिप्रेस होने की कोई बात नहीं है। देखो आपका काम था बेटा मेहनत करनी और आपने मेहनत की है। वो बाय चांस कुछ रह गया है, कुछ थोड़ी सी सिली मिस्टेक, देखो सभी को पता होता है मैंने कितनी मेहनत की है, क्योंकि इंटरनल जो मन होता है वो आपको खुद बता देगा। आप अपने मन से पूछ लेना कि मैंने क्या मेहनत की थी, ठीक है, तो अपने आप ही जवाब दे देगा आपका मन। ठीक है, तो मैं कहना चाहूँगा कुछ बच्चे तो क्या हो गए, थोड़े से निराश हो गए और कुछ बच्चे क्या हो गए, खुश हो गए। तो ये वीडियो मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए लाया हूँ कि जो थोड़े से डिप्रेस हो गए कि हम अब क्या करें क्या ना करें, सोच रहे हैं मैं अब कहाँ जाऊँ, मेरा तो ये हो गया वो हो गया। कुछ सोचने की ऐसी जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आपको खुद पता है, आप अपने मन से पूछोगे कि मैंने मेहनत की थी उस टाइम की। अगर आपने मेहनत की थी तो मेरे को रिजल्ट लाने में मेरी क्या कमी रह गई है। देखो मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना, अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना, मंजिल ज़रूर मिलेगी, बस हार मत मानना। इसी के साथ मैं शुरुआत करता हूँ कि बच्चों देखो ये हार जीत तो चलती रहती है, पर अगर बी पॉजिटिव और बी मोटिवेटेड अगर रहते हो ना, तो बस अगर आप निरंतर प्रयास करते रहोगे ना, तो आपको एक ना एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी। ये मेरा वादा है आपसे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको छोटी छोटी बातों का, देखो मैं बताता हूँ। अब मैं कहता हूँ देखो एक ये रेस थी एक बेटा, अब रेस में हर बच्चा तो सिलेक्ट नहीं होगा, हर बच्चा तो सिलेक्शन के नज़दीक नहीं पाया, हाँ नज़दीक जा सकता है पर सिलेक्ट तो नहीं होगा। रेस में हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये रेस थी, पर उस रेस में आप बस थोड़े से पीछे रह गए हैं। वो आप जानते हो कि आप पीछे क्यों रह गए, कैसी सिली मिस्टेक में की होगी आपने। मैं पूरे साल समझाता था बच्चों को कि सिली मिस्टेक पर ध्यान देना, सिली मिस्टेक मत करना। काफ़ी बच्चे हैं, मैंने अभी सिलेक्शन की दौड़ में मैंने देखे जिसके 99, 98, 97 मार्क्स आते थे, वो बच्चे पीछे रह गए, और जिसके 80 मार्क्स और 80 मार्क्स 85 मार्क्स आया करते थे मॉक टेस्ट के अंदर, और उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है बाकायदी, और अच्छे मार्क्स से सिलेक्शन हुआ उन बच्चों का। ठीक है बेटा, तो बस आपको हार नहीं माननी है, आपको बस निरंतर प्रयास। मैं बताना चाहूंगा, देखो मैं बताता, फर्स्ट एक रेस थी, रेस में फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आना पड़ता ही है, पर अब आप उस रेस में बस थोड़े से ही पीछे रह गए उन बच्चे से, तो वो आपको खुद पता करना पड़ेगा, खुद आपको अपने आप जानना पड़ेगा कि उस रेस में मैं कैसे पीछे रह गया हूँ, कितना पीछे रह गया हूँ, मेरी क्या गलती रहेगी। देखो मैं कहूँगा कि हारता वही है जो शिकायत बार बार करता है, हारता वही है जो शिकायत बार बार करता है, जीतता वही है जो कोशिश बार बार करता है। ठीक है, देखो आपको क्या करना पड़ेगा कि कोशिश करते रहनी चाहिए। देखो कोशिश करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने अब हार मान ली ना, तो फिर आप क्या हो जाओगे, फिर आगे जो भविष्य में कोई डिसीजन लोगे तो डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, आप अच्छे डिसीजन नहीं लेंगे, तो मतलब हार नहीं माननी है, आपको जुड़े रहना है, कि आपको निरंतर प्रयास करते रहना है कि तो मंजिल आपको एक न एक दिन जरूर मिलेगी। ठीक है, तो देखिए बेटा, तो मैं कहता हूं कि देखो 55 सीट थी, कितनी सीट थी, 55 सीट है, और 55 सीट में सभी ने मेहनत की है, पूरे हरियाणा के बच्चों ने मेहनत की है। अब क्या मैं कहूं कि वो जो 56वां बच्चा था, क्या वो जो 56 बच्चा था, क्या उसने मेहनत नहीं की होगी, क्या उस 56 वाले बच्चे ने मेहनत नहीं की होगी।
हालांकि मैं कहता हूं कि इनसे ज्यादा की होगी, इनसे ज्यादा की होगी, पर कुछ हालात रहे होंगे, एग्जाम का प्रेशर रहा होगा, मेंटली एबिलिटी जो रही होगी उस टाइम जो एग्जाम करते हुए, या किस्मत ने थोड़ा साथ नहीं दिया होगा, तो ये फर्क हो सकता है और कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक है, मेरे लिए सभी बच्चे एक जैसे थे। मैंने जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो भी, और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ वो, मैंने सभी को एक जैसा पढ़ाया था, मैंने कुछ नहीं उनको अलग नहीं पढ़ाया था। ठीक है, तो ये कहना चाहूंगा बेटा कि आपको डिप्रेस फील नहीं करना है आपको, और सबसे ज्यादा जरूरी है गाइडेंस। गाइडेंस की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है जिंदगी के अंदर। तो इसी पे मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा, गाइडेंस के ऊपर एक स्टोरी है। देखिए, आपने महाभारत तो सुना होगा, महाभारत तो देखा होगा, सुना तो होगा, देखा भी होगा सभी ने। अच्छा, तो उसमें आपके दो करेक्टर आपके बहुत ही अच्छे जाने जाते हैं, काफी फेमस करेक्टर है। फर्स्ट करेक्टर है किसका? कर्ण का, सॉरी, फर्स्ट करेक्टर है किसका? आपका अर्जुन का। और सेकंड करेक्टर आपका दुर्योधन का। देखिए इन दो करेक्टर में क्या बात है बेटा, देखिए ये दो करेक्टर था, इनमें एक किसकी साइड था? पांडवों की साइड था जो अर्जुन था, और दुर्योधन किसकी साइड था? कौरवों की साइड युद्ध लड़ रहे थे। तो दोनों भाई थे, आपस में युद्ध लड़ना जरूरी था, तो युद्ध लड़ना था इन्हें। तो ये क्या गए, ये कृष्ण जी के पास गए। कृष्ण जी के पास जाने के बाद इन्होंने क्या कहा वहां पर, ये देखो जो कृष्ण जी की सेना थी उनको नारायणी सेना बोला जाता था। किसकी क्या बोला जाता था? नारायणी सेना बोला जाता था। काफी विशाल सेना थी, जिसके साइड वो सेना लड़ती थी वो जीतता ही था हमेशा। ठीक है, तो ये वहां पर क्या करने गए, वहां पर मांगने गए, किससे? कृष्ण जी से मांगने गए कि पहले तो ये बोलते हैं, पहले तो इनकी आपस में होगी कि अर्जुन बोलता है पहले मैं मांगूंगा कृष्ण जी से, दुर्योधन बोलता है पहले मैं मांगूंगा। ठीक है, तो क्या हुआ, तो कृष्ण जी ने किसको प्रेफरेंस दी थी? इसको, क्योंकि जो अर्जुन जी थे ये जाकर कहाँ बैठे थे? जो कृष्ण जी उस टाइम क्या कर रहे थे? सो रहे थे। तो सोते हुए कहाँ बैठ गए? इनके चरणों में बैठ गए जाकर। और दुर्योधन कहाँ बैठ गया? उनके सर के पास बैठ गया। तो जैसे कृष्ण जी ने आंखें खोली तो सबसे पहले कौन दिखा? अर्जुन दिखा। और हालांकि आया कौन था पहले? दुर्योधन आया था। तो इनकी आपस में लड़ाई हुई कि कौन पहले मैं मांगूंगा। दुर्योधन बोलता है कि पहले मैं आया था तो मैं मांगूंगा, और अर्जुन जो बोलते हैं कि वो कृष्ण जी ने फिर किसको दिया मौका? अर्जुन जी को मौका दिया। एक साइड तो थी क्या? नारायणी सेना। एक साइड थी क्या है? नारायणी सेना थी एक साइड, और एक साइड कृष्ण जी बोलते हैं, एक साइड तो नारायणी सेना ले लो, और एक साइड मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा, पर मैं कभी क्या हथियार नहीं उठाऊंगा, यानी कोई शस्त्र वगैरह नहीं उठाऊंगा। तो ये दो थी, शस्त्र वगैरह नहीं उठाऊंगा, एक साइड मुझे ले लो या क्या ले लो? नारायणी सेना ले लो। तो क्या करा कि पहले मौका दिया गया अर्जुन को। अर्जुन जी ने एकदम फटाक से कहा कि मैं आपको आपके साथ ही रहूंगा, मतलब मैं आपको चुनूंगा, मुझे आपकी नारायणी सेना की कोई जरूरत नहीं है। इस पर क्या हुआ? दुर्योधन हंसने लगा, हाँ कि इतनी बड़ी नारायणी सेना छोड़ दी, अब तू कैसे युद्ध जीतेगा? मैं तो अब मेरे पास अब नारायणी सेना, अब मैं युद्ध आसानी से जीत जाऊंगा। और दूसरी साइड कौन थे? हमारे कृष्ण जी थे, जो क्या था? सिर्फ गाइड करेंगे। क्या करेंगे? गाइड करेंगे कि किस तरीके से युद्ध को लड़ा जाता है। और दूसरी साइड, इनकी साइड गाइडेंस में कौन था आपका? इनकी साइड, दुर्योधन की साइड गाइडेंस में था उनके शकुनी मामा जी। तो क्या था, देखो दोनों में गाइडेंस दे रहे थे। हालांकि ये नहीं था शकुनी जो थे दुर्योधन का बुरा चाहते थे, नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं चाहते थे वो जी। ठीक है, और दूसरी साइड कौन थे? कृष्ण जी थे, किसके साथ? अर्जुन जी के साइड। तो जो शकुनी थे वो दुर्योधन को गाइड कर रहे थे, क्या बोलकर कि हमें दूसरों को हराना है, वो बुरे हैं, हमें उन्हें हराना है। और दूसरी साइड कौन थे? हमारे कृष्ण, जो हमारे अर्जुन जी थे, जो उनके साथ कौन थे? कृष्ण जी थे। वो उन्होंने दूसरों को हराना ना सिखाकर अर्जुन जी को सिखाया कि जीतना कैसे है, कि हम अपने आप पर कैसे काम करें, या हम अपने आप पर कैसे काम कर या कैसे टाइम लगाए कि कैसे किस तरीके से जीता जा सकता है। उन्होंने दूसरों को हराना नहीं सिखाया, उन्होंने क्या? अपने आप को जीतना सिखाया। देखो दोनों की गाइडेंस में फर्क है। दूसरों को हराना, आज की देखो, आजकल के बच्चे भी क्या हो गए हैं, ऐसी ही अपनी जो क्लास में बच्चे ऐसी हैं कि ऐसे देखेंगे कि यार उसके मार्क्स ज्यादा है, वो उसके मार्क्स क्यों ज्यादा है,
ये मतलब दूसरों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखेंगे कि उसके मार्क्स ज़्यादा है। अरे इतना दूसरों में इंटरेस्ट रखने से पहले अपना खुद पर अगर इतना काम कर ले तो आप खुद ही सक्सेस हो जाओगे या आप खुद ही सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे। ठीक है, तो आपको इंटरनली जानना पड़ेगा। सारा ज्ञान कहाँ है, सारा कुछ बातें कहाँ, अपने भीतर ही है, अपने अंदर ही है। तो अपने आप को अगर आपने जान लिया, अगर आप अपने आप को पहचान लिया तो आप आसानी से सक्सेसफुल हो गए और आप जिंदगी में हमेशा फतेह हासिल करोगे। तो ठीक है, बस गाइडेंस का ही फर्क है। तो प्रॉपर गाइडेंस भी होनी जरूरी है कि किस तरीके से पढ़ा जा सकता है, किस तरीके से तैयारी की जा सकती है, किस फोकस से आपको कौन से मटेरियल के साथ पढ़ा जा सकता है। ठीक है, दो तरह की पढ़ाई हो सकती है, दो तरह की पढ़ाई हो सकती है। एक होती है क्वांटिटेटिव, कैसे होते हैं, क्वांटिटेटिव, और एक होती है क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में क्या फर्क है? एक तो मटेरियल बहुत ज्यादा पढ़ा दिया और आता कुछ नहीं है, आएगा उसमें से कुछ नहीं, पढ़ा बहुत ज्यादा दिया और आएगा कुछ नहीं। एक क्वालिटेटिव स्टडी, कम पढ़ो, थोड़ा पढ़ो और वो पढ़ो कि जो सिलेक्शन कर दे। ठीक है, मेरे एक सर थे, वो बोलते थे कि सिलेक्टिव पढ़ो और सिलेक्ट हो जाओ। पढ़ना उतना ही है कि हमें सिलेक्शन दिला दे, फिर बाद में पढ़ते रहना। जब एंट्रेंस हो जाएगा, एग्जाम के अंदर पहुंच जाओगे तो क्या हो जाएगा, मतलब एचयू के अंदर पहुंच जाओगे तो फिर अपनी तैयारी करते रहना, फिर कौन रोकता है पढ़ने के लिए। पर बच्चे क्या होते हैं कि ये भी पढ़ लो, यहाँ से मटेरियल मिल जाए, यहाँ से नोट्स मिल जाए, ये भी पढ़ लो। तो ये गलतियां हैं बच्चों की, ये गलती की है और तभी वो सिलेक्शन की दौड़ से थोड़ा पीछे रह गए हैं। ठीक है, ये मैं यही नहीं कहता कि उन्होंने मेहनत नहीं की, मेहनत की है, पर गाइडेंस का बहुत अहम रोल रहता है जिंदगी के अंदर। ठीक है बेटा, तो देखिए अब दो बच्चे, अब देखो एग्जामिनर क्या था, एग्जामिनर ने 60 क्वेश्चन बनाए, एग्जामिनर ने 60 क्वेश्चन बनाए और दो बच्चे थे ए और बी। क्या थे? दो और ए और बी। एक पढ़ता था 10 घंटे और एक पढ़ता था 3 घंटे। 3 घंटे पढ़ता था, वो भी इफेक्टिव पढ़ता था। ठीक है, सिलेक्टिव पढ़ता था, क्वालिटेटिव स्टडी, और एक ने क्या करी, क्वांटिटेटिव स्टडी, यानी कि 10-10 घंटे पढ़ता था। और एग्जामिनर को क्या पता किसने क्या पढ़ा है, और ये बच्चा सिलेक्ट हो गया। कौन सा? जिसने क्वालिटेटिव स्टडी की थी। ठीक है, एग्जामिनर नहीं चाहता कि तू 10 घंटे पढ़ो, या उसको नहीं पता 10 घंटे पढ़े, तूने 3 घंटे पढ़े हैं। उसको तो ये चाहता है कि ये 60 क्वेश्चन मुझे करके दिखा, या ये 100 क्वेश्चन मुझे करके दिखा, तब मैं मानूंगा कि ये मैंने 10 घंटे पढ़े, 3 घंटे पढ़े हैं। ठीक है, तो क्वालिटेटिव बनो, अपना स्मार्ट स्टडी करना सीखो। ठीक है, तभी आप दूसरों से आगे निकल पाओगे, क्योंकि इस कंपटीशन का दौर है, जमाना काफी जोर है। ठीक है, तो आपको बस थोड़ा सा, जो बच्चे थोड़े से पीछे रह गए हैं वो बिल्कुल निराश ना हो। नेक्स्ट टाइम मैं गारंटी देता हूँ वो 100% सिलेक्ट हो गए, क्योंकि अगर वो रेस में थोड़े से ही पीछे है ना, तो बस उनको मेहनत की नहीं, तो एक थोड़ा सा प्लान, थोड़ा सा स्ट्रेटजी चेंज करने के बाद, थोड़ा और इफेक्टिव डालो और एनर्जी डालने के बाद अगर एग्जाम देंगे ना, वो एग्जाम को फोड़ देंगे, वो सिलेक्शन जरूर लेंगे। ठीक है, बस हार नहीं माननी आपको। ठीक है, पीछे नहीं हटना है। अब अगर आपने मंजिल अगर पानी है, अगर आपने सिलेक्शन पाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रेटजी के साथ करनी पड़ेगी, गाइडेंस के साथ करनी पड़ेगी, क्वालिटेटिव स्टडी करनी पड़ेगी, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। ठीक है, उससे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी गलती पहचाननी पड़ेगी। अगर आप गलती पहचानते हो, अगर आपने अपने मानते हो, हाँ मैंने ये गलती की है, पहले मान लो। हाँ भाई, किसको क्या पता, एक रूम में बंद हो, वहां पे मान लो, हाँ भाई मैंने वहां, अब सोचो खुद कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मैंने ये गलती की है। ठीक है, मान लो, मानने में क्या जाता है। देखो, जब तक आप मानोगे नहीं ना कि मैंने गलती की है, तब तक आप आगे नहीं, आपकी ईगो अंदर रहेगी ना, मैंने तो सही दिया था एग्जाम से। नहीं, मानो मेरी ये गलती थी, सिली मिस्टेक हो गई थी, मैंने रिवीजन बार बार नहीं की थी, सर मुझे बोलते थे कि रिवीजन पे ज्यादा फोकस करो। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, मैंने क्या किया था जब एग्जाम के अंदर, अभी मैं तैयारी कर रहा था, बच्चे क्या कर रहे थे, वैरायटी पे बहुत फोकस कर रहे थे। वैरायटी, ये वैरायटी पढ़ लूँ, उस अकेडमी के नोट्स की वैरायटी पढ़ लूँ, ये वैरायटी पढ़ लूँ, ये वैरायटी पढ़ लूँ, अरे वैरायटी। और मैं उनको बोलता था, देखो आप अपना बेसिक मजबूत रखिए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आए हैं, बिल्कुल बेसिक ही क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम के अंदर, सोचने समझने वाले क्वेश्चन आए थे। अगर आपका बेसिक क्लियर होता है ना, तो आपके पूरे 40 आउट ऑफ 40 आते हैं। तो वैरायटी पे बहुत ज्यादा फोकस देते हैं। मैं कहता था वैरायटी रहने दो, वैरायटी पे ज्यादा फोकस मत करो। मैं बोलता था वैरायटी आसान आएगी, और अगर आएगी तो वो सभी को आएगी, और जो वैरायटी जिसको नहीं आती तो वो किसी को नहीं आएगी। तो देख लीजिए वैरायटी कितनी आई, क्या कुछ आई, कुछ भी वैरायटी नहीं आई। बिल्कुल, क्योंकि मैंने फोकस किया था सिलेक्टिव स्टडी पे, कम पढ़ाया था, बिल्कुल क्वालिटेटिव पढ़ाया था, जिससे आपका क्या हो, बेसिक क्लियर हो,
और क्या हो, आप सिलेक्शन की दौर में आगे निकल जाओ। और हालांकि बहुत बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। जो अभी रिसेंटली बच्चे आए थे, 2 महीने 3 महीने की तैयारी की थी, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। 92 93 मार्क्स 2 महीने के अंदर। मैं काबिल तारीफ बोलता हूँ उन बच्चों को जिसने इतनी मेहनत की थी। ठीक है बेटा, तो वैरायटी पे ज़्यादा ध्यान दिया था। वैरायटी कर, ये कर लो ये कर लो, मगर वैरायटी नहीं आई। कुछ बच्चे कहते थे कि एंटोमोलॉजी नहीं आएगी, पैथोलॉजी नहीं आएगी, उसमें से क्वेश्चन आए हैं। एंटोमोलॉजी मैंने कराई थी, एंटोमोलॉजी से क्वेश्चन आए हैं। तो कराया, जितना कराया था उसमें से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है बेटा, ये नहीं है नहीं क्वेश्चन बने। ठीक है, तो इसी स्ट्रेटेजी के साथ हम अब नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं 6th ईयर का ड्रॉपर बैच। ड्रॉपर बैच बनने जा रहा है अभी नेक्स्ट वीक से। कि मैं चाहूँगा कि जो बच्चे जिसकी थोड़ी सी गाइडेंस में कमी रह गई, जो जिसने थोड़ी सी मेहनत रह गई, वो हमसे जुड़ सकता है। आवर्स एकेडमी के टेलीफोन नंबर पर फ़ोन करके आप अपनी गाइडेंस ले सकता है, काउंसलिंग ले सकता है, मुझसे बात कर सकता है। ठीक है, आवर्स एकेडमी के पास फ़ोन करके मुझसे बात कर सकता है कि क्या स्ट्रेटजी रही है, किस में कमी रह गई है, क्या कमी रह गई है, कि हम आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो और आपको सक्सेस होने तक आपके साथ रहेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि हमने सक्सेस दिला दिया। अब जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ, अब ये नहीं है कि हमने उनका पीछा छोड़ दिया या उन्होंने हमारा पीछा, नहीं। जब तक आगे वो यूनिवर्सिटी के अंदर आएगी, यूनिवर्सिटी में अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको सुझाव करेंगे, उनको गाइड करेंगे किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या कुछ करना है। देखो, यूनिवर्सिटी अब आप काफ़ी अपॉर्चुनिटी देती है आपको जब आप पढ़ते हो वहाँ पे, तो वो बाद की बात है, वो किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये बैच है आपका 6th ईयर का बैच जल्दी बनने जा रहा है, तो जल्द से जल्द एनरोल कीजिए मेरे साथ एग्रीकल्चर पढ़ने। देखो, एग्रीकल्चर तो आपने सभी ने पढ़ी होगी, मानता हूँ मैं, एग्रीकल्चर आप सभी ने पढ़ोगी। तो आप एग्रीकल्चर को अब थोड़ा सा जानो। ठीक है, क्योंकि देखिए, तो बैच नया स्टार्ट हो गया, तो मैं आपको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आपको जो सिलेबस है किस तरीके से रहता है। जो मेरा जो सिलेबस है एग्रीकल्चर का 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग में जिसमें हम समझने का, जिस पे आप समझने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। किस पर? समझने पे ज़्यादा फोकस करने का मतलब यानी अपने कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करते हैं। और दूसरा पोर्शन होता है क्रैमिंग पोर्शन। कौन सा आपका? क्रैमिंग पोर्शन। क्रैमिंग पोर्शन क्या होता है? आपका रटने वाला। ये रटने वाली चीज़ें भी आपको करवाई जाती है, पर ये लास्ट में कराई जाती है, ताकि जब आप उसी टाइम क्या करो कि जब आपको रटा है आपका माइंड में, और आप जैसे वैरायटी होगी वो रटवा दी, ट्रिक बना के वैरायटी रटवा दी, तो ये बाद की बात होती है। मगर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ समझाने पर, यानी कि आपका कंसेप्ट बनाने पर, आपका एग्रीकल्चर का बेस बनाने पर। ठीक है, अगर आपका बेस मजबूत होगा, अगर आपकी नींव मजबूत है, तो आप एग्रीकल्चर में कभी भी मार नहीं खाओगे। ठीक है, तो ये नया बैच बनने जा रहा है आपका। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए। एक एडीओ का बैच, किसका? एक एडीओ का बैच है, जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का, जो अभी रिसेंटली वैकेंसी आई है, अभी उसका भी एक बैच बनने जा रहा है। एग्रीकल्चर की आप पढ़ाई कर सकते हो मेरे साथ। एडीओ का नया बैच आपका बनने जा रहा है, अभी सितंबर में वो बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उस बैच में आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आपको पढ़ाया जाएगा कि आप एडीओ को किस तरीके से, आप जैसे 700 सीट निकली है, लगभग आपके 12 साल बाद ये वैकेंसी निकली है, बिल्कुल डायमंड अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इस डायमंड अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए हमने डायमंड के नाम से एक बैच बनाया है एडीओ का। ठीक है, तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हो। आप आवर्स एकेडमी के फ़ोन नंबर पर आप कॉल करके आपके इसके बैच के बारे में पता कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको एग्रीकल्चर बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से बिल्कुल हीरो लेवल तक पढ़ाई जाएगी एग्रीकल्चर। ठीक है बेटा, तो और इसके साथ साथ एक IBPS AFO की तैयारी भी आप इसी के साथ कर सकते हो, इसी में आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, IBPS AFO की तैयारी भी करवा रहा है, मेंस की, एग्रीकल्चर मेंस की तैयारी आवर्स क्लासेस करवा रही है। ठीक है, अगर आप IBPS AFO की तैयारी भी करना चाहते हो, जो बैंक की हर साल वैकेंसी निकलती है बैंक के द्वारा, IBPS जो लेता है, ठीक है, उसकी तैयारी आप मेंस लेवल की तैयारी कर सकते हो आप हमारे साथ जुड़ के। ठीक है, ये दोनों बैच आपके सितंबर में स्टार्ट होंगे, तो जल्द से, सीटें बहुत कम हैं, तो मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द आप एनरोल कर सकते हो। आप पता कर सकते हो, आप फ़ोन नंबर पर, आवर्स एकेडमी के फ़ोन नंबर पर आप पता कर सकते हो। ठीक है, इनसे बात कर सकते हो। ठीक है, तो आपका देखो
जैसे मैंने बताया था कि जो सिलेबस है आपका 2 भागों में बटा होता है मेरा, एक क्रेमिंग, एक तो आपका रटने समझने वाला पोर्शन, एक होता है आपका रटने वाला पोर्शन, ठीक है, समझाने वाले पोर्शन में। चलो आप बेसिक से आप थोड़ी सी एक बात बताते हैं, जैसे आपका एग्रीकल्चर ऑफ हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, जैसे हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, आपने हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर का इतिहास, की एग्रीकल्चर की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है, तो इसको जानने के लिए आपको कैसे एग्रीकल्चर मतलब इसको अगर आपको जानना है तो आपको बहुत पहले वर्ष जाना पड़ेगा, मतलब बहुत पुराने युगों में जाना पड़ेगा या काफ़ी पुराने साल, पिछले सालों में जाना पड़ेगा। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा एग्रीकल्चर ऑफ हिस्ट्री में आपको, ये बात है कब की, 15 लाख साल पहले की, कब की, 15 लाख साल पहले की, 15 लाख ईयर्स एगो। ये थोड़ा सा एक वो है, आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो, कि किस तरीके से आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। देखिए, जो 15 लाख साल पहले क्या हुआ करता था, जब इंसान नहीं, क्या हुआ करता था, वानर हुआ करता था। क्या हुआ करता था बेटा, वानर हुआ करता था, बंदर हुआ करता था। तो देखो, बंदर होगा 15 लाख साल पहले, वानर होगा तो वो कैसे चलता होगा, ऐसे चलता होगा धीरे धीरे, ठीक है, यानी 4 पैरों पर वो चलता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनमें क्या होगी, जो रीढ़ की हड्डी थी उसमें इरेक्टनेस आनी स्टार्ट होगी, ठीक है। किसका निर्माण हुआ, होमो इरेक्टस का, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस यानी कि वो उसकी जो रीढ़ की हड्डी थी, किसकी, जो वानर की, वो थोड़ी थोड़ी ऐसे डेवलप होनी स्टार्ट होगी। और उसी के साथ साथ क्या होना स्टार्ट हो गया, माइंड का डेवलपमेंट, यानी इंटेलिजेंस स्टार्ट हो गया, यानी बुद्धि का विकास होना स्टार्ट हो गया। किसका, आपका इंसानों का बुद्धि का विकास होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। देखो, अलग अलग मिथ है, अलग अलग हिस्ट्री है, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिलेगा कि किस तरीके से मानव का विकास हुआ है, किस तरीके से आपका एग्रीकल्चर का विकास हुआ। पर थोड़ा तो आपको सभी चीज़ों को एक साथ लेके जाएगा और उसके साथ साथ आपको स्ट्रेटजी बताई जाएगी भी इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं। मेन जरूरी बात है, देखो पढ़ा तो सब देंगे, पर उसमें से क्वालिटेटिव मैटर निकालना या क्वालिटी वाला मैटर निकाल कर आपको बताना कि क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूरी है, वो भी आपको पता होना जरूरी है। देखो क्या हुआ, इंटेलिजेंस यानी उसकी बुद्धि का विकास होना स्टार्ट हुआ। किसका, इंसान का। जैसे जैसे इंसान की बुद्धि का विकास हुआ तो उसने क्या बनाने शुरू कर दिया, टूल्स। क्या बनाने स्टार्ट कर दिए, टूल्स, यानी कि औजार बनाने स्टार्ट कर दिए। और औजार भी वो कैसे बनाता था, किसके, नोकीले पत्थर का, किसके, नोकीले पत्थरों का, ये पत्थर हुआ करते थे, नोकीले पत्थरों के औजार बनाने स्टार्ट कर दिए। और उन्हीं औजारों का इस्तेमाल उसने किसमें किया, हंटिंग में करना स्टार्ट कर दिया। किसने, हंटिंग में करना स्टार्ट कर दिया, किसने, इंसान ने। अब जैसे उसने हंटिंग करनी स्टार्ट करी, जैसे उसने इंसान ने हंटिंग करना स्टार्ट करी, तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, कच्चा मांस खाना स्टार्ट कर दिया, कच्चा मांस खाना स्टार्ट कर दिया। देखो, इंसान जो था, आदि मानव था, आदि मानव में 3 चीजें के लिए वो जीता था। किसके लिए, 3 चीजों के लिए। पहला चीज कि भोजन ढूंढना, क्या, पहला क्या, भोजन ढूंढना। और दूसरा कि खुद किसी का भोजन ना बनना, यानी कि प्रोटेक्शन, क्या, प्रोटेक्शन। और तीसरा क्या था कि अपना पॉपुलेशन को जनरेट करना है, अपनी पॉपुलेशन को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। तो इस 3 चीजों पर इंसान की क्या थी, हिस्ट्री डिपेंड थी। तो क्या था, उसने क्या करना स्टार्ट करा था, कच्चा मांस खाना स्टार्ट कर दिया, कच्चा मांस खाना स्टार्ट कर दिया। देखो, अब इन चीजों में क्या हो रहा था, बुद्धि का विकास होता जा रहा था, क्योंकि मानव का जो क्रैनियल कैपेसिटी है, सीसी लेवल था, उसका इंक्रीमेंट होता जा रहा था। उसकी सोचने और समझने की ताकत बढ़ती जा रही थी। जैसे सोचने और समझने की ताकत बढ़ रही थी तो उसने किसकी खोज कर ली, फायर की। किसकी खोज कर ली, फायर, यानी आग की खोज कर ली। यहां पर एक ट्विस्ट है, क्या इंसान ने यहां पर आग की खोज तो कर ली, पर आग पर नियंत्रण करना नहीं आया था, यानी कंट्रोल करना नहीं आया था। और धीरे धीरे क्या हुआ, जब इसका बुद्धि का और विकास हुआ तो इसने इस फायर को क्या करा, कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। क्या करा, इस फायर को कंट्रोल करना स्टार्ट किया। जैसे जैसे इस मानव ने इस फायर पर कंट्रोल किया तो इसी ने इसी कच्चे मांस को क्या करना स्टार्ट कर दिया, कुक करना स्टार्ट कर दिया, यानी पकाना स्टार्ट कर दिया, पकाना स्टार्ट कर दिया। और जैसे जैसे उसने, अगर इसने इसका कच्चे मांस को पकाना स्टार्ट किया तो इंसान ने, इसकी खुशबू कहाँ तक पहुँच गई, कहाँ तक पहुँच गई, डॉग के पास पहुँच गई। किसके पास, डॉग के पास पहुँच गई। और डॉग, तो बोलते हैं ना कि इंसान के द्वारा
सबसे पहला डोमेस्टिकेटेड एनिमल कौन सा रखा गया था? डॉग। यानी उसने किसका पालन पोषण स्टार्ट कर दिया था? डॉग को पालना स्टार्ट कर दिया था। और इसी डॉग का इस्तेमाल कहाँ करना स्टार्ट कर दिया था? हंटिंग में करना स्टार्ट कर दिया था कि भाई तू भी मार और मैं भी मारूंगा और दोनों मिल बांट कर खाएंगे। तो इसी तरीके से क्या हुआ, इंसान की ये कच्चे मांस की और पके हुए मांस की साइकिल चलती रही। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब चीजें चल रही थी। अब आगे अलग अलग मिथ बनता है। आगे क्या बनता है? अलग अलग मिथ बनती है, अलग अलग कहानियां बनती है कि किस तरीके से भाई कोई बोलता है कि मांस खत्म हो गया था, इंसानों ने वो क्या कच्चा मांस खाना छोड़ दिया था, तो क्या करना स्टार्ट कर दिया? घास फूस खाना स्टार्ट कर दिया, तो वहां पर एग्रीकल्चर स्टार्ट होगी। कुछ बोलते हैं कि इंसानों के द्वारा क्या हो गया था, वहाँ पर जंगलों में आग लग गई थी, तो वहाँ पर सारे जंगली जानवर मर गए थे, और मरने के बाद क्या करा था उसने? कच्चा वो पका हुआ मांस जो जानवर मर गए थे वो जानवरों को खाना स्टार्ट करा, इस वजह से उन्होंने फायर यानी कुक्ड फूड स्टार्ट करा। तो अलग अलग स्टोरी थी, अलग अलग मिथ थे, अलग अलग इजराइल में अलग थी, ईरान में अलग थी। ठीक है, तो इसी में भी आपकी एक दो स्टोरी होती है। जैसे आपकी एक गॉड स्टोरी है, जैसे बोला जाता है कि इंसान क्या था कि नोमैडिक था। नोमैडिक बोले तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। तो एक बार क्या था, वो जंगलों से जा रहा था, जंगलों से, पहली स्टोरी गॉड स्टोरी है, बोलते देखो मिथ है तो भाई, ठीक है भाई, जंगलों से जा रहा था तो पीछे से भगवान ने आवाज लगाई, हे कहाँ जा रहा है, इधर आ। तो आया कि हाँ क्लास है। तो पहले क्या थी? गॉड स्टोरी थी। गॉड स्टोरी में क्या बोलता है कि हे कहाँ जा रहा है? तो वो कहता है मैं इधर से उधर जंगलों में भटक रहा हूँ। तो अनु कहता तुझे भटकने की कोई जरूरत नहीं है, ये ले, ये बीज ले। तो भगवान ने क्या दिया? इसको बीज दे दे। अनु कहता जा इसको बोले, इसको बोने के बाद क्या कर, इसमें आपको अनाज मिलेगा, अनाज मिलेगा तो उसको अनाज को निकाल कर उसको कूट, उसका आटा बना, और उसके बाद उसको गूंद, फिर उसको रोटियां बना। तो ये मिथ है कि ये गॉड स्टोरी बोलती है। एक है फॉरेस्ट स्टोरी, वो बोलता है कि इंसान को सबसे पहले किसका शौक था? सीड कोलेक्ट करने का शौक था। सीड कोलेक्ट करने का शौक था, यानी सीड को इकट्ठा करने का शौक था। तो वो क्या करता था, वो जब सीड बीज इकट्ठा करता था कि उसकी एक वो जहाँ इकट्ठा करता था रखता था, वहाँ उसकी पोटली पट गई थी जहाँ वो, तो वहाँ पर उसके वो बीज उग गए, और फिर उसने देखा कि थोड़े बीज से बहुत सारे बीज मिल गए हैं। तो इस तरीके से, तो क्योंकि बुद्धि का विकास होता जा रहा था, जैसे जैसे बुद्धि का विकास हो रहा था उसकी सोचने और समझने की ताकत बढ़ रही थी। तो उसी तरीके से वो किस पर डेवलप हो गया था? मांसाहारी से किस पर डेवलप हो गया था? अपना हर्बीवोर्स पर, यानी कि अपना घास फूस खाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि अपना वीट वगैरह और राइस पर डिपेंड हो गया था। तो यही बात है। तो आपसे क्वेश्चन यही नहीं पूछा जाता कि ये कि इंसान ने ये स्टोरी, ये मतलब ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई भगवान आया था सीड देने क्या दे, या आपका इंसान ने कुत्तों को हंटिंग के लिए लिया ना। क्वेश्चन कहाँ से बनता है? क्वेश्चन ऐसे बनता है कि इंसान के द्वारा सबसे पहले जो कल्टीवेशन की थी, किसके द्वारा की गई थी वो कौन सी क्रॉप सबसे पहले कल्टीवेट की थी? तो 7500 बीसी में, यानी 7500 बीसी में वीट एंड बार्ले की इंसान के द्वारा सबसे पहले कल्टीवेशन। उसके बाद 4400 बीसी में आपकी मेज स्टार्ट हो गई थी, मेज मक्का कल्टीवेशन करो करना। देखो बीसी और एडी में कोई फर्क तो नहीं, बीसी और एडी समझते हो ना सभी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, यानी कि मान लेते हैं देखो आज अब क्या चल रहा है 2022, मान लेते हैं आज जन्म हुआ किसका? क्रिस्ट का, यानी कि क्रिश्चियन जो लोग होते हैं ना, जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ। आज से जो पिछले साल थे वो उनको बोलते हैं बिफोर क्रिस्ट, और एडी को बोलते हैं एनो डोमिनी, यानी आफ्टर बर्थ। ठीक है, यानी कि जीसस क्रिस्ट के जन्म से 7500 साल पहले क्या होता है? वीट एंड बार्ले की कल्टीवेशन स्टार्ट हुई थी। इसी तरीके से क्या था 4400 बीसी में, यानी 4400 बीसी में मक्का आया था। इसी तरीके से क्या था फिर ब्रोंज युग का, कहते हैं पहले का कल्टीवेशन इतना होता था कि 4-5 लोग मिलकर ना इतनी ही खेती कर पाते थे कि 4-5 लोगों का ही पेट भर सके, क्योंकि उनके पास औजार नहीं थे, टूल्स नहीं था, कुछ नहीं था। तो फिर क्या टूल्स, यानी 3000 बीसी के अंदर क्या आ गया था? तांबर युग आ गया था। 3000 बीसी में क्या आ गया था बेटा? तांबर युग आ गया। तांबर युग आने के बाद क्या हुआ, तांबर युग आने के बाद उन्होंने टूल्स बनाना स्टार्ट किए, तांबे के औजार बनाने स्टार्ट किए, तब जाके थोड़ा सा क्या होता था, कल्टीवेशन में ज्यादा प्रोडक्टिविटी आनी स्टार्ट हुई। वही 4-5 लोग इतना भोजन बना पाते थे कि अपना 20-30 लोगों का पेट भर सके। इस तरीके से एग्रीकल्चर का इतिहास चलता रहा, और आज एग्रीकल्चर इतनी आगे बढ़ गई है कि आज के लोग इतनी खेती कर लेते हैं
अपने देखो पहले तक ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले इतना भूखमरी आ गई थी कि अपना ही पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे लोग, क्योंकि जो बड़े बड़े प्लांट्स थे वो सारे ढह जाते थे। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन का पार्ट है। फिर नई वैरायटी आई, वैरायटी आने से क्या हो गई थी, ड्वार्फिंग जीन वैरायटी आई। फिर उसमें क्या हुआ था, वो रेसिस्टेंट थे, ड्रॉट रेसिस्टेंट थे, ठीक है, तो वो ढहते नहीं थे और यानी कि लोजिंग रेसिस्टेंट थे। तो फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो इन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इतना प्रोडक्शन हो गया कि मतलब इंडिया ने सिर्फ इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया अपना सारा खेती, यानी सारा प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये थी भाई जनरल सी बातें। तो ये तो अपना कंसेप्ट था, बताना था कि किस तरीके से हम आपको पढ़ाते हैं, कि हम आपको जो पढ़ाएंगे बिल्कुल स्टोरी के रूप में पढ़ाते हैं, जितनी भी एग्रीकल्चर है कंसेप्ट के साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको बताया जाएगी ऐसा होता क्यों है। अगर आपने पहले एग्रीकल्चर पढ़ी होगी, पर अभी अगर आप एग्रीकल्चर को जानना स्टार्ट कर दोगे, अगर आप उसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दोगे, तो आप कोई भी सिलेक्शन या कोई भी किसी भी एग्जाम के अंदर आप एग्रीकल्चर में मार नहीं खाओगे, ठीक है बेटा। तो ये आपका बेस्ट था, तो ये आपकी क्लास थी। तो आज की बात इतनी रखते हैं। तो आप अगर कोई भी आपको इंक्वायरी है 6th ईयर से बैच से रिलेटेड, या आपको एडीओ से या IBPS AFO से बैच से रिलेटेड, तो आप ये आवर्स एकेडमी की ऐप पर आप या आवर्स एकेडमी के टेलीफोन नंबर पर आप कॉल कर गाइडेंस ले सकते हैं, प्रॉपर जानकारी ले सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास आप यहीं तक रखते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय भारत।